A very good afternoon, class. This is a physics teacher here from Mahesh Tutorial. Welcome you all to the Banovaigyanic camp. Okay, so we are starting with the basics of the physics and the chemistry. Okay, अब when I say मनोवैज्ञानिक, that doesn't mean कि आज ही हमें बन जाना है वैज्ञानिक, but हम कुछ बेसिक डिस्कस करके हम वैज्ञानिक बनेंगे. What is वैज्ञानिक? वैज्ञानिक is who's always interested to do something creativity. Whether the answer is right या whether the answer is wrong, you need to answer and interact with the teacher. ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी गलत आंसर आए थे, कंटिन्यूसली 1000 and 2000 टाइम्स गलत आंसर आए थे, बट दे नेवर गिव अप. So that doesn't mean कि ऑनलाइन लेक्चर्स में आप आंसर नहीं दोगे, आपको मुझे आंसर देना है. Okay, everyone knows one of the basic form of energy is electrical energy, जो कि human life को बहुत easy करके दे दिया. When the human life is become easy, that is just because of electrical energy. We can't assume our life without electrical energy. So electrical energy is most important form of energy for human life. No. जब भी हम लोग वर्ड सुनते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, we get n number of doubts in our mind कि what is that red box outside the road, what is fuse उड़ गया, short circuit, overloading and what not. Basically electrical appliances and the electricity is a very basic concept. काफी basic concept है, बहुत easy है, बहुत easy है, straight है. Now when I say that you just need to have a common sense, you need to look after the safety and you need to look after the outputs या outcomes. What are the outcomes? तो बस यहाँ पे हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा और हमने कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे. तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज. जब हम लोग बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल फ्यूज है जो कि बहुत बेसिक्स में है कि ये एक्सेस ऑफ करंट को बचाता है. एक्सेस ऑफ करंट आया तो उससे हमें बचाएगा कि अगर बाय चांस कभी ज्यादा करंट आ गया तो उससे बचाएगा. राइट नाउ हियर वी हैव अ लेड वायर, दैट इज लेड एंड टीन का मिक्सचर का एक वायर बनाया हुआ है जो कि एंड पे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज वायर, व्हिच हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सर व्हाई लो मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज हल्के से हीट पे भी ये मेल्ट हो जाएगा. ऑल ओवर इंडिया हमने सारे अप्लायंसेस में, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, द वोल्टेज इज 222 लेके 250 तक. और अगर ये सेम वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है तो अप्लायंसेस काम करेगा, आराम से काम करेगा. बट व्हेन आई से दैट देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस बिकम वेरी लेस एंड द करंट बिकम्स वेरी हाई. as a current becomes very high, और अगर ये करंट, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिकल फ्यूज ने नहीं रोका और हमारे घर में आ गया, तो अप्लायंसेस में गेट डिस्टॉर्टेड या ब्लास्ट हो जाएगा. ये ब्लास्ट होने से हमें रोकना है. तो जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आता है, लेड एंड टीन वायर मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने जाने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है, ये करंट हमारे घर में नहीं आता. नो, सो व्हेन आई से दैट कि एक्सेस ऑफ करंट से बचा रहा है, तो इट टेक्स सम टाइम्स 8 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स. बट इसके चलते हम लोग इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं एमसीबी, दैट इज मिनिएचर सर्किट बोर्ड, व्हिच एक्ट्स विद इन अ सेकंड. एक सेकंड से कम टाइम में भी एक्ट कर लेता है एंड द अप्लायंसेस आर सेफ. तो राइट नाउ वी डोंट यूज इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन आवर होम्स, वी यूज दिस इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन आवर मीटर रूम. मीटर रूम में यूज करते हैं हम इसे. मीटर रूम में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट के लिए काम आता है एंड इट इज चीपर है, लॉन्ग ड्यूरेबल है. बट हम लोग इसको घर में नहीं यूज करते बिकॉज घर में वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ सेफ्टी. At the same time, there are some wiring in our houses, that is domestic circuit wirings. So this is the meter room. Meter room के बाद we have our meters. Meters के बाद we have MCB boards in our house. And after MCB boards, we have the sockets in our house. Now these sockets in our house have 3 connections: red, black and green. Sir, why they are so? Just for fun? No, they're not for fun. They have some representations. What does red wire means, what does black wire means, and what does green wire means? When I say red wire means live wire. ये करंट लेके आता है, यहां से करंट आएगा. And when I say neutral wire, which is black in color, ये बचा कुचा करंट लेके जाता है. Why sir बचा कुचा करंट? Because
अप्लायंसेस तो करंट यूज कर लेता है, उसके बाद जो बचा कुचा करंट होता है इट इज थ्रोन बैक बाय न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर also work as a circuit completer. सर्किट कंप्लीट करने का भी काम करता है. We can't directly say that the circuit can be alone live wire. एक सर्किट पूरा कंप्लीट होगा जब उसको एक हाई टेंशन वायर और एक लो टेंशन वायर मिलेगा. तो न्यूट्रल वायर वर्क एज अ लो टेंशन. बट उसके साथ साथ वी हैव अर्थिंग वायर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर? अर्थिंग वायर ड्रॉप्स द एक्सेस ऑफ करंट इनटू द अर्थ. कभी एक्सेस करंट ऑफ आ गया है या लीकेज करंट आ गया है, उसको अर्थ में ड्रॉप करने का काम है किसका? अर्थिंग वायर का. लेट अस सी हाउ डज द अर्थिंग वायर वर्क्स. इफ यू हैव अ अर्थिंग वायर, just see over here, we have a live wire, neutral wire and an earthing wire. अगर लाइव वायर करंट लेके आ रहा है तो न्यूट्रल वायर करंट लेके जाएगा, बचा कुछ करंट. बट एनी कंडीशन, बाय एट एनी कंडीशन देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, और अगर ये करंट लीक हो रहा है तो करंट ये लीक होने के बाद हमें इसका झटका लग सकता है. लेट्स सी, करंट लीक हो रहा है और इसका झटका हमें लग सकता है. तो वी नीड टू बी सेफ बाय सच थिंग्स. सो व्हाट डू? We do that. We have earthing wire. Earthing wire absorbs this excess amount of current. अगर by chance appliances में से करंट लीकेज है या एक्सेस करंट आ गया तो अर्थिंग वायर इसको ड्रॉप कर देगा डायरेक्टली इनटू द अर्थ. So this is how earthing wire works. Earthing wire always absorbs the excess amount of current which is leaked by appliances or by anywhere. So earthing wire is for safety. The same goes for short circuit condition. In a short circuit condition, when the two naked wires comes in contact with each other without any resistors, now bulb is acting as a resistors. अगर बल्ब रहेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, रेजिस्टर्स का काम कर रहा है. बट विदाउट एनी रेजिस्टर दो वायर आपस में टच हो जाते हैं, देयर इज अ चांसेस ऑफ वेरी ह्यूज स्पार्क. दिस स्पार्क क्रिएट्स अ फायर because resistance become very less and the current becomes very high. If any of the material is beside such condition, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के बाद अगर कोई भी मटेरियल है जो फायर कैच कर सकता है, they may get fire. Hence we say that during short circuit we need to switch off all the trippers, and before that we need to be very safe and careful that besides any sockets there are no such materials who can catch fire. Same goes for overloading. In overloading, many of the wires are connected at the same time. Many of the wires are connected at the same time. Now during such condition wire absorbs lot of amount of current. अगर इतना current hold करने का capacity नहीं है wire में, the wire becomes high tension wire, and due to high tension the wire gets heated up, and after some time it will catch fire. So what can be the remedy of overloading? So the remedy of overloading is use a nice quality of wire and just check it out. If you have a lot of appliances in your house working at the same time, you need to be very careful that your wire is capable to carry such high tension things. Otherwise, just switch down few appliances so that the load becomes very less. Overloading is also harmful. Now, we all know that the human body acts as a conductor. Since human body acts as a conductor, if by a barefoot I touch to a high potential, that is from 220 volt, the voltage may be passed through my body, that is the current will be passed from my body to the ground, because ground is lower potential, zero potential. So human body is acting as a conductor to connect higher potential to lower potential, and the circuit gets completed and the human body may get shocked. But after some time, if I wear a shoes, and I come back, the shoes act as an insulator, but that doesn't mean we will touch with a bare hand or a wet hand. What we are supposed to do? Just be safe, and we are not supposed to touch with a bare hand. So what does here it means? क्या शॉक नहीं लगेगा? शॉक तो लगेगा, बट इस बार पहले के कंपेयर में कम शॉक लगेगा, बिकॉज इस बार आपने इंसुलेटर पहना है अपने पैरों में, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा. हाँ, करंट तो बॉडी में फ्लो होगा, बट वी वोंट गेट एनी शॉक लाइक बिफोर. That is something called as basics of electricity.
Now also same, where is the electricity generated? Electricity generate कहाँ होती है? सब everyone knows the electricity is generated in power plant, and how does it works? All the power plant works on the principle of electromagnetic induction. Sir, what is electromagnetic induction? In electromagnetic induction, there is induced current in a coil due to the change in magnetic field. मतलब एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके सामने एक कॉइल है, कॉइल घूम रहा है या फिर मैग्नेट घूम रहा है, दोनों में से कोई एक चीज रोटेटिंग है। नाउ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कट होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल। लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। वी हैव अ कोल, वी हैव अ बॉयलर, वी हैव अ टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, कंडेंसर एंड अ ट्रांसमिशन लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर को हीट करने के लिए हम लोगों ने नीचे कोल रखा और कोल को जलाया, और जैसे ही कोल को जलाया बॉयलर बॉईल होना चालू हुआ। एट अ सर्टेन टेम्परेचर water starts boiling, and due to the high pressure pipe, due to the high pressure pipes से ये जो स्टीम है, स्टीम हम टरबाइन पे हीट करना है। हमारा मेन मकसद क्या, मेन मकसद है टरबाइन को रोटेट करना, और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा उसके पीछे रखा हुआ कॉइल रोटेट होगा, और जब कॉइल रोटेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड ड्यू टू द transformers, we have two types of transformers, step up and step down. Step up electricity कहाँ पे ले जाएगा, for the industrial areas, and the step down will take it to the residential areas, and with the help of transmission lines the electricity will be passed. No sir, क्या क्वेश्चन आता कि सर ये स्टीम है, स्टीम क्या, स्टीम को हम लोग फिर से वाटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते? यस वी कैन कन्वर्ट ना क्लास। वी हैव अ कंडेंसर, कंडेंसर का काम ही क्या है, कंडेंसर का काम ये है कि स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ पंप द वाटर विल बी बैक अगेन टू द बॉयलर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने काफी सारा पॉल्यूशन किया है विद द बर्निंग ऑफ कोल। तो थर्मल पावर प्लांट भले ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बना रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट, बट ये फिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने, मोस्टली हम लोगों ने टरबाइन को रोटेट करने के लिए इतनी मेहनत की। पर अब आप बोलोगे कि सर ये अगर टरबाइन को हमें रोटेट करना था तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर सकते? हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट इज द यूज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? तो हम बस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे यूज करते हैं, इन जनरेटर में ही यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट, वेयर so here we are rotating the turbine. The same goes for the flow chart also. फ्यूल यूज किया, फ्यूल यूज करके जलाया, बॉयलर से हम लोगों ने स्टीम जनरेट किया विद हेल्प ऑफ वाटर। स्टीम टरबाइन रोटेट होना चालू हुआ, एंड एज द स्टीम टरबाइन रोटेट्स generator starts working and the generator produce electrical energy. Or steam turbine was also connected to a condenser. What is the condenser? Condenser is a system which turns steam back to water and which is thrown back to the boiler again. Now the same principle we have windmills. अच्छा ये जो windmills है, they work like a cycle. साइकिल में कैसे, अगर हम लोग एक पेंडल देंगे तो पीछे का टायर मोर देन 20 to 30 टाइम्स घूमता है, वैसे ही अगर हम लोग विंडमिल को एक बार घुमाते हैं, अंदर का कॉइल मूव्स मोर देन 80 to 90 टाइम्स। As it moves more than 80 to 90 times, it cuts the magnetic field. Or as it cuts the magnetic field, electricity is generated due to the electromagnetic induction. अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये रोटेट होना चालू होता है, it cuts the magnetic field. And as it cuts the magnetic field, electricity is produced, and the electricity is formed, which is transformed to the houses with the help of the transformers. अच्छा ये भी सेम प्रिंसिपल कैसे, ये ऊपर का पार्ट रोटेट होता है, जहां से हवा आएगी ये वहां उस तरफ जाएगा। It is called as yawing, YAWING, yawing. So again in the exam, if they ask a question ki thermal power plant, windmills, they work on which principle? They work on electromagnetic induction. और हमें रोटेट किसको करना है, हमें ये शाफ्ट को रोटेट करना है, एंड शाफ्ट का और ये कॉइल का रेशियो कितना है, 1:90 का। If the shaft rotate 1 times, the coil rotates 90 times.
जस्ट लाइक अ साइकिल, आप एक बार पेडल दो, टायर पीछे का 10 टाइम्स चलेगा. Now, what is the flow chart for the windmills? The flow chart for windmills is, we need a wind of a particular required velocity, and as the velocity is attained, wind turbine starts rotating. That is the large fans. And as it rotates, the coil also rotates in a generator, and generator will produce electricity, yeah, electrical energy. अब ये वाला पावर प्लांट भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा था, विंड मिल, और ये वाला पावर प्लांट भी पॉल्यूशन नहीं करेगा. वी हैव अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नो, यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या, हमारा मेन मकसद है टरबाइन को रोटेट करना. अब जैसे ही मैं गेट्स ओपन करता हूँ, वाटर फ्लो होता है, और जैसे ही वाटर फ्लो होता है वो टरबाइन को हिट करता है. टरबाइन को हिट करने के बाद तुरंत टरबाइन रोटेट होना चालू होता है, और एज द टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग, द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. तो हमने यहाँ पे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर के साथ, हाई फोर्स के साथ टरबाइन को रोटेट करने की कोशिश की, एंड हेंस द इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड. बट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के पीछे और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड उसके पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री. Magnet was discovered in Magnesia, that is in somewhere in Greece. Chinese people have found a stone which was suspending the north-south direction. अब you all know that कि आप बार मैग्नेट को कितने भी पार्ट में तोड़ दो, even you do the powder form of the bar magnet, it will give us north pole and south pole. ये दो पोल देगा ही देगा. And there are certain characteristics of a magnetic lines of forces. The magnetic lines of forces travel from north pole to south pole की तरफ travel करता है. अगर बाहर नॉर्थ से साउथ हो तो अंडर एंटर करने के बाद कहां पे ट्रेवल करेगा, साउथ टू नॉर्थ. ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करते, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करते. एंड दे आर स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स, एकदम पास में होंगे जब मैग्नेट के, दे विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. सो सिंस यूजिंग दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी, वी कैन स्टडी दैट कि हम इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं. किससे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम करंट फॉर्म करके, करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, एक के साथ एक फ्री. क्या एक के साथ एक फ्री? अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. नाउ एज दिस इज अ कॉइल, और इसके नीचे वी हैव केप्ट अ नीडल. व्हाट इज अ नीडल? नीडल इज अ मैग्नेट, नॉट अ बार मैग्नेट बट अ मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट. Now if you take one more coil like this, same way, एक और जब आप कोयल ऐसा लोगे उसके अंदर करंट पास करोगे तो दिस कॉइल विल बिकम अ मैग्नेट, एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा. सर व्हाई टेम्पररी? बिकॉज जैसे आप करंट बंद करोगे ये भी काम करना बंद कर देगा. तो अब जैसे इसके अंदर करंट पास किया, इट बिकम अ मैग्नेट. अच्छा, हम जानते हैं दो मैग्नेट आपस में क्या करते हैं, दो मैग्नेट आपस में आइदर अट्रैक्ट करेंगे या फिर आपस में रिपेल करेंगे. बट जैसे ही मैं करंट का फ्लो बंद कर दूंगा, इट विल नो मोर बी अ मैग्नेट, इट विल बी नॉर्मल लाइक ए कॉइल. इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोगों ने जनरेट की मैग्नेटिक फील्ड. So if I take a solenoid type of coil, sir, what is solenoid? It's a ring-like structure. उसके अंदर में अगर करंट पास करूं तो थोड़ी देर बाद I will get a magnetic field throughout. It will be same like a magnet, but उल्टा और ज्यादा अच्छा होगा. The magnetic field will be uniform. और आप इसको कभी भी कम ज्यादा कर सकते हो. सर कैसे? By increasing the current. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा magnetic field. और जितना नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. बट जितना छोटा रखोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना बड़ा रखोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. सोलेनॉइड इज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट जैसे ही मैं करंट बंद करूंगा, इट विल नो मोर बी अ मैग्नेट, इट विल बी लाइक अ नॉर्मल कॉइल. सो ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट्स यूज कहां पे करते हैं? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग
अपने डे टू डे लाइफ में मैग्ल्यू ट्रेन्स हो गए, उनके अंदर यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स हो गए, उनके अंदर यूज करते हैं, स्पीकर्स के अंदर यूज करते हैं. No, if you have observed the maglev train, see, we have passed a electric current in our tracks, और जैसे आप ट्रैक के अंदर करंट पास करते हो, ट्रैक बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. और जब नॉर्थ पोल सामने सामने आते हैं, दे विल रिपल. और रिपल होने के बाद ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ बूस्टर्स, विदाउट फ्रिक्शन, द ट्रेन विल गो अहेड. So this is the working of a maglev train. Since we are talking about a lot of forces, तो we have two types of major forces, contact and non contact. Contact मतलब जो क्या आपस में टच में आते हैं, और non contact जो आपस में टच में नहीं आते. तो we have three types of non contact forces and two types of contact forces. पहले एक बार non contact force के साथ डिस्कस करते हैं. Gravitational force everyone knows, like a satellite अर्थ की तरफ attracted है, but they are not in contact. Same goes for electrostatic force. आप जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करोगे, और बस आप ग्लास रॉड को बिना टच किए हुए पेपर के पास से लेके जाओगे, इट विल अट्रैक्ट. यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे, दे आर एट अ सेम प्लेस, बट दे हैव एनर्जी. सो अपने कांटेक्ट में नहीं आया, बट देन टू दे आर अट्रैक्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड द मैग्नेटिक फोर्स सब लोग जानते हैं, विदाउट एनी ह्यूज गैप दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. And the moment south pole or like pole comes near, they will repel each other. They are called as force of attraction and force of repulsion. अब ये बात आती है ना कि सर अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? रेस्ट से मोशन में लाना है या फिर मोशन से रेस्ट में लाना है? ऑफ कोर्स आई विल अप्लाई फोर्स. कोई भी चीज देख लो, अगर उसको मुझे मोशन से रेस्ट में लाना है, देन आल्सो आई विल अप्लाई फोर्स. मस्कुलर फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया. तो फोर्स इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द मोशन एंड द चेंज इन स्पीड, है ना? अगर आपको 0 मीटर पर सेकंड से एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन करना है, यू नीड टू अप्लाई फोर्स. और जब देयर इज अ चेंज इन स्पीड, वी विल कॉल इज एक्सेलरेशन. Also there is a change in direction also. If I apply more amount of force, there might be chances for the change in shape. So force is a dynamic concept. That's why the CGS unit is dynamics. So force can bring rest into motion, motion into rest, speed का change, shape का change and direction का change. तो 5 चीज लिख लो अपने पास. It can bring the object at rest into motion, the object in motion to rest, change in shape, change in direction, and acceleration, change in speed. बट हमें ये पता करना है कि हम सर क्या करेंगे. क्या कोई भी चीज को मोशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी बॉडी विच इज फ्री टू मूव. Force acting on a moving body which is free to move causes motion. The force, अब हम ये पता करेंगे कौन सा फोर्स मोशन कॉज करता है. दैट इज अनबैलेंस फोर्स. बच्चा, अगर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे, तो जितना फोर्स लेफ्ट में उतना ही फोर्स राइट में, तो चीजें ना उधर जाएगी ना इधर जाएंगी. तो हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉजेस एनी मोशन. इफेक्ट विल बी जीरो, इफेक्ट ही नहीं आएगा. बट एट द सेम टाइम अनबैलेंस फोर्स लगाए, जहां पे एक तरफ फोर्स ज्यादा और एक तरफ कम है, इट विल कॉज मोशन. देयर विल बी अ सर्टेन इफेक्ट. तो याद रखना एग्जाम में, अनबैलेंस फोर्स कॉजेस मोशन. अनबैलेंस फोर्स विल कॉज मोशन. फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैंने एक जगह से 5 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, तो पॉसिबल क्या होगा? 8 न्यूटन का फोर्स है, जाएगा आगे. बट यहां से 5 न्यूटन लगाया और यहां से 3 न्यूटन लगाया,
हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ, So hence we say that जिस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स आएगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो मतलब ये बॉडी कहां पे मूव करने वाली है? ये लेफ्ट साइड वाली बॉडी, ये राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? इन द राइट डायरेक्शन। एंड वी ऑल नो अबाउट द इनर्शिया, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि कोई भी चीज अचानक से रेस्ट पे नहीं आएगी। इनर्शिया मींस रेस्ट। इवन ऑन संडे इफ आई डायरेक्टली कॉल यू कि चलो रनिंग पे चलते, यू वोंट डायरेक्टली कम, यू नीड सर्टेन टाइम होश में आने के लिए। वैसे हर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी एक मोशन अटेंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। मतलब क्यों? बॉडी रेजिस्ट कर रही है, बॉडी तुरंत वो दूसरे फॉर्म में नहीं आना चाहती। लगे देखो, ये जंप किया, बट जंप करते ही तुरंत थोड़ा आगे तक गया। बॉडी कैन डायरेक्टली स्टॉप एट द सेम टाइम। देयर आर टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, डायरेक्शन। अब रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के चला तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के चले। कब तक? जब तक आप उसे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। बाई चांस सडनली आप बस में खड़े हो और बस में खड़े हो, चल रहे बस सडनली ब्रेक लगता है, एंड देन यू विल फॉल फॉरवर्ड। दैट वाज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप चल रहे थे, बस में थे, बस अचानक से रुकी, आप आगे की तरफ आप रेस्ट पे थे। बट आप सडनली चल रहे हो, आप सडनली चल रहे हो और भाग रहे हो, सडनली आपको ब्रेक अप्लाई करना है। यू विल नॉट स्टॉप एट द सेम टाइम, विल नॉट स्टॉप एट द सेम टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक दिस एग्जांपल, बस वाज मूविंग, बस ने ब्रेक मारा, आप आगे की तरफ जाओगे। बट आप ऑलरेडी खड़े थे, बस ने चालू हुआ, आप पीछे की तरफ जाओगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, बॉडी जगह पे है, मतलब वो अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो रिमेंबर, we have the concept of electricity, we have the concept of magnetism, we have the concept of force in the power plant. For any doubts, please visit the nearest Mahesh tutorial you have. Thank you class. Jai Hind.